हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपको पीएचडी साइकोलॉजी का जो एंट्रेंस टेस्ट हुआ है, जो इन्होंने 8 जनवरी को लिया है 2023, उसका सॉल्व, उसके जो सॉल्यूशंस है उस क्वेश्चन पेपर के, वो दिखाने वाली हूँ। फुल वीडियो कल आ जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, जेड स्कोर का फॉर्मूला मांगा है। आंसर है स्टैंडर्ड डेविएशन। इफ डेटा was sampled from population when standard deviation are identical, जब भी स्टैंडर्ड डेविएशन आइडेंटिकल होगा तो हम assumption of sphericity जो है वो लगा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, where the regression lines are non parallel but do not intersect। नॉन पैरेलल है लेकिन इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। ये डायग्राम बच्चे ने बना रखा है, ये ही मैंने अपने क्लास में बताया है कि अगर ऐसे कुछ भी क्वेश्चन आता है तो कैसे आइडेंटिफाई किए। नॉन पैरेलल और इंटरसेक्ट नहीं करते तो उसका है ऑर्डिनल इंटरैक्शन। उसके बाद पूछा गया है, कन्विंसिंग द पार्टिसिपेंट्स ऑफ रिसर्च दैट द डिसेप्शन वाज नेसेसरी फॉर द रिसर्च। डिसेप्शन हुआ है रिसर्च में और हम पार्टिसिपेंट्स को रिसर्च खत्म होने के बाद, ये याद रखिएगा, बाद में आप बता रहे हैं कि रिसर्च के द्वारा, रिसर्च के टाइम पे डिसेप्शन हुआ है और उसके बाद आप स्टेप्स ले रहे हैं टू रिवर्स एनी नेगेटिव इफेक्ट्स। तो इस ये डी होक्सिंग है। कई बच्चों ने जैसे इस स्टूडेंट ने डिसेंसिटाइजिंग किया है, लेकिन जो सेकंड पार्ट है एंड के बाद टेकिंग मेजर्स एंड स्टेप्स टू रिवर्स एनी नेगेटिव इफेक्ट, वो डिसेंसिटाइजेशन है। डिसेप्शन का पार्ट डी होक्सिंग। अक्सर हम ये कंफ्यूजन के लिए ही ऑप्शन दिए गए, डी होक्सिंग के अंदर डिसेंसिटाइजिंग करते हैं, ठीक है। तो मेन जो प्रोसेस है वो डी होक्सिंग ही रहता है। 7 क्वेश्चन है, सेम सब्जेक्ट इज यूज इन डायरेक्ट रेप्लिकेशन। तो इंट्रा सब्जेक्ट है क्योंकि सेम सब्जेक्ट हमने यूज किया है। कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन इज 1 माइनस आर स्क्वायर। ईटा स्क्वायर का ये है, ठीक है। आगे अगर बढ़े, स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट। सिंपल अगर आप इसको, जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ, सेंटेंस को तोड़ के समझने की कोशिश कीजिए। स्टैंडर्ड एरर हम ढूंढ रहे हैं एस्टिमेट का, तो एक एस्टिमेट, एस्टिमेशन की जो है उसकी एक्यूरेसी निकाल रहे हैं, एस्टिमेशन ऑफ एक्यूरेसी ऑफ एनी प्रिडिक्शन। तो इसका ऑप्शन 2 सही है, ठीक है। थिक डिस्क्रिप्शन के अंदर कंटेक्चुअल नॉलेज है उसमें। थिक डिस्क्रिप्शन जब हम क्वालिटेटिव रिसर्च में करते हैं तो हम कंटेक्स्ट से रिलेट कर करके उसमें डेटा प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। आप एलिमिनेशन का मेथड यूज करेंगे। कई, इस बच्चे ने भी नॉन न्यूमेरिकल डेटा कर रखा है, वो भी सही है, लेकिन पॉइंट हमारा ये है कि उसमें कंटेक्चुअल नॉलेज होनी चाहिए। नॉन न्यूमेरिकल डाटा क्वालिटेटिव में तो होगा ही, ठीक है। अनस्ट्रक्चर्ड प्रोसेस, ये प्रोसेस के बारे में बात हो रहा है। डिडक्टिव रीजनिंग का कोई लेना देना नहीं है, तो हमारी कंटेक्चुअल नॉलेज इज दी करेक्ट आंसर। इसके अंदर जेड स्कोर्स आर ऑलवेज पॉजिटिव, जैसे कि आप सब जानते हैं कि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, तो इसीलिए हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स है। कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन 0। अब स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पे 1 होगा, लेकिन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कोएफिशिएंट का जो हमारा कोएफिशिएंट आएगा वो 0 ही आएगा। तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी फॉल हो गई। डबल बाइंडिंग स्टडीज इन्वॉल्व इंट्रोड्यूसिंग 2 कंट्रोल ग्रुप्स, रिसर्चर्स एंड पार्टिसिपेंट्स। दोनों को पता नहीं होता है कि वो रिसर्च में है, तो इसीलिए 2 कंट्रोल ग्रुप है। टाइप ई वेरिएबल इन द एक्सपेरिमेंट इज नोन एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये बहुत कंफ्यूजिंग है, लोग एक्सट्रेनियस वेरिएबल करके आएंगे, बट ये टाइप ई और टाइप एस जो है वो एक्सपेरिमेंटल मेथड जो है रिसर्च के, उससे रिलेटेड है, और उसमें टाइप ई मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सेमांटिक डिफरेंशियल स्केल इज गिवन बाय चार्ल्स सी ऑसगुड। लिकार्ट ने लिकर्ट स्केल दिया था। ऐसे ही इन लोगों ने भी डिफरेंट डिफरेंट स्केल दिए, लेकिन हमारा सिमेंटिक डिफरेंशियल जो स्केल है वो चार्ल्स ऑसगुड ने दिया है। सैम्पलिंग टेक्निक दैट डज नॉट बिलोंग टू नॉन प्रोबेबिलिटी। क्लस्टर सैम्पलिंग ऐसी जो नॉन प्रोबेबिलिटी की नहीं है। कोटा, स्नोबॉल, एक्सीडेंटल, ये सारी की सारी हमारी नॉन प्रोबेबिलिटी है, तो इसमें नॉट पे फोकस कीजिएगा। क्लस्टर इज द आंसर। देन इज पैरामीटर, इट इज अ नंबर डिस्क्राइबिंग अ पॉपुलेशन। अगर सैंपल होता तो उसके अंदर स्टैटिस्टिक होता, स्टैटिस्टिक इन रिसर्च फॉर सैंपल, बट पूरे पॉपुलेशन की बात की है तो पैरामीटर पूरे पॉपुलेशन को वो करता है, तो इसका ये आंसर है। मीडिएशन में जो फुल्ली एक्सप्लेन करता है रिलेशनशिप बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल, वो फुल मीडिएशन है। पोस्ट हॉक का कौन सा टाइप नहीं है? कर्स वैलिस ही एक है जो पोस्ट हॉक का टाइप नहीं है। कौन 4 अजम्पशन होती है अनोवा की, उसमें से ऑल सैंपल आर ऑफ सेम साइज इज द ओनली वन दैट इज नॉट एन अजम्पशन ऑफ अनोवा,
ठीक है, बाकी सब ये तीनों की जो है एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे, तीनों अजम्पशन है अनोवा की। ठीक है, ये बहुत सिंपल आपका एक है जेड स्कोर। जो लोग स्मार्ट बच्चे थे उन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन में जेड स्कोर का फॉर्मूला उन्होंने ऑलरेडी दे रखा था, तो वो ही आपको लगाना है और आंसर आपका 3 आ जाएगा। उसके बाद कौन सा मेजरमेंट ऑफ एरर नहीं है इनमें से, तो स्टिमुलस एरर है जो मेजरमेंट ऑफ एरर नहीं है, क्योंकि ग्रॉस एरर है। ग्रॉस एरर के दो टाइप हो गए, रैंडम और सिस्टमैटिक, वो दोनों मेजरमेंट ऑफ एरर होते हैं, तो सिर्फ स्टिमुलस एरर है, तो इसका आपका आंसर है स्टिमुलस एरर। इसके अंदर स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर फॉर क्वांटिटेटिव एनालिसिस, एन वीवो इज द ओनली वन जो क्वालिटी होता है, क्वालिटेटिव रिसर्च के लिए यूज किया जाता है, ना कि क्वांटिटेटिव के लिए, बाकी सारे यूज होंगे। टाइप 2 एरर बीटा से हम सिग्निफाई करते हैं, टाइप 1 अल्फा से। ग्रीक लेटर रो स्पीयरमैन रैंक ऑर्डर कोरिलेशन का वो है सिंबल। उसके बाद कॉन्करेंट वैलिडिटी एक ऐसी है जो एग्रीमेंट बताती है दो डिफरेंट असेसमेंट्स के बीच में। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू इंडिपेंडेंट ये मेन है, इंडिपेंडेंट वेरिएट वैल्यूज डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इसमें इन्होंने फ्रीक्वेंसी जानबूझ के नहीं लिखा है, लेकिन इसका आंसर डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ही है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन स्टैंडर्ड ऑफ सेंटर क्या होगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, स्टैंडर्ड डेविएशन एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के कर्व में क्या होगा, वो होगा 1। ठीक है, फॉर्मूला ऑफ मोड बहुत सिंपल है, ये 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ये अगर आप खुद भी करके वहां पे देखेंगे तो आपका आ जाएगा। अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है कहीं पे भी, लेकिन आपको मीन का पता है, तो 1 2 3 4 5 और डिवाइडेड बाय 5 ऐसे करके खुद कैलकुलेट करके देखिएगा तो भी ये फॉर्मूला निकल जाएगा अगली बार के लिए। अर्लीस्ट एथिक्स कोड वाज न्यूरम्बर्ग कोड। न्यूरम्बर्ग कोड जो था वो 1948 में दिया गया था, बेलमोट रिपोर्ट उसके बाद आई थी। ठीक है, तो इसमें हमेशा कंफ्यूजन हो जाता है, बट न्यूरम्बर्ग कोड इज द अर्लीस्ट। ठीक है, इसके अंदर रेशो स्केल जो है वो इंटेलिजेंस क्वोशंट नहीं है, कभी भी इंटेलिजेंस जो क्वोशंट है वो आपका 0 नहीं हो सकता है, कुछ ना कुछ आएगा जिसमें हम जो स्केल बताते हैं तो एक इंटरवल स्केल में आ सकता है, लेकिन रेशो स्केल में नहीं आएगा। इसके लिए नॉमिनल और ऑर्डिनल दोनों सही है। नॉमिनल में मैरिटल स्टेटस पूछा है, अब 3 4 कैटेगरीज ही होंगी और सिर्फ नेम से ही एलोकेट किया है। ऑर्डिनल में रैंक होता है, बहुत बेसिक, बहुत बार पढ़ा है, तो ये जो दो हैं वो ही सही है। रेशो स्केल इंटेलिजेंस स्केल नहीं होता, इसीलिए हम ऑप्शन 1 चूज करेंगे विच इज द करेक्ट आंसर। इंटरनल जो है हमारी कंसिस्टेंसी आइडेंटिफाई करने के लिए क्रोनबैक अल्फा इज द मोस्ट यूज्ड। ठीक है, अब पियर्सन आर इज अ गुड मेजर ओनली फॉर लीनियर रिलेशनशिप और इज नॉट अ गुड मेजर फॉर अ कर्व्ड लाइन। ये बेसिक अगर आपने थ्योरी पढ़ी है स्टैट्स में तो आप ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि दोनों बातें सही हैं। अगर कहाँ पे नाउ 38th क्वेश्चन है, when participants react in a variety of ways that reduces the reliability and validity of score, ये डिमांड कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, सेंट्रल फिनोमेना हम क्वालिटेटिव रिसर्च में यूज करते हैं, ना सर्वे में, ना एक्शन रिसर्च में, ना क्वांटिटेटिव। मेन जो रहता है वो क्वालिटेटिव रिसर्च का रहता है। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड 41 का qualitative research method that involve constant comparison, discovery and memory का grounded theory है। ठीक है, मैच द फॉलोइंग का आंसर 42 क्वेश्चन का आंसर है 1, बहुत इजीली आप कर सकते हैं। इंटरव्यू डायरेक्ट मेथड का है। ठीक है, क्वालिटेटिव रिसर्च में आप थ्योरी फॉर्म करते हैं। केस स्टडी जो होती है वो एक हमारा स्मॉल सैंपल होता है और गुड साइकोलॉजिकल टेस्ट का डिस्क्रिमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है, तो फर्स्ट इज द करेक्ट। 43 का जो है वो है क्वासी एक्सपेरिमेंटल, क्योंकि इसके अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल मैनिपुलेट किया है लेकिन रैंडमली असाइन नहीं किए हैं, तो पूरा एक्सपेरिमेंटल नहीं है, क्वासी एक्सपेरिमेंटल है। Now when both qualitative and quantitative measures are used simultaneously, तो मिक्स्ड मेथड होगा। कई लोग इसे ट्रायंगुलेशन करके आए हुए हैं, लेकिन ट्रायंगुलेशन सही नहीं है, क्योंकि ट्रायंगुलेशन में बहुत सारे मेथड यूज कर सकते हैं, सिर्फ इन दोनों का लेना देना नहीं, और भी मेथड यूज होते हैं, तो मिक्स्ड मेथड। इसके अंदर इन दोनों में से कंफ्यूजन रहेगा कि इन दोनों में से कौन सा वाला करना है, तो एक बार फिर से चेक कर लीजिएगा, शायद ट्रायंगुलेशन भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज बीइंग टॉट, जो आपकी इग्नू की बुक में है।
नेक्स्ट इज 45th का है कि रैंडमली सेलेक्ट सेवरल स्मॉल टाउन्स एंड देन रैंडमली सेलेक्ट सेवरल पार्टिसिपेंट्स। अब ये जो 45th है बहुत सिंपल, उन्होंने पहले एक सब पॉपुलेशन में से टुकड़े कर लिए, स्मॉल टाउन बना लिए, उसके बाद उन स्मॉल टाउन में से सेवरल पार्टिसिपेंट। अब ये टुकड़े करना स्मॉल टाउन मतलब क्लस्टर सैम्पलिंग का वो है, उसके बाद उन्हें सिंपल रैंडम करी है, बट पहले क्लस्टर ही हुई है। इसके अंदर आप देखेंगे सिंगल सब्जेक्ट रिसर्च जो है उसको हम स्मॉल एंड डिज़ाइन कहते हैं, और वो केस स्टडी के सेम नहीं है, तो ये थर्ड और फोर्थ ही सही होंगे, बाकी गलत है। वो एक सब सिंगल सब्जेक्ट रिसर्च जो है वो क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है ज़्यादातर, ठीक है, तो ये वाला आपका गलत हो जाएगा। और इसका सिंगल सब्जेक्ट रिसर्च में ये नहीं है कि सिंगल सब्जेक्ट लिखा है तो सिर्फ एक ही पार्टिसिपेंट होगा, ज़्यादा भी हो सकते हैं। इसमें डिफरेंस बिटवीन सैम्पल एस्टिमेट एंड ट्रू पॉपुलेशन इज कॉल्ड सैम्पलिंग एरर, इसमें कुछ ज़्यादा समझाने की ज़रूरत है नहीं। अ स्टडी फोकस्ड ऑन स्पेसिफिक एस्पेक्ट ऑफ अ कल्चरल ग्रुप। कल्चरल ग्रुप ले लिया तो आपको पता चल गया एथनोग्राफी है, स्पेसिफिक एस्पेक्ट है तो वो माइक्रो एथनोग्राफी है, मैक्रो होती है जब ब्रॉडली हम यूज करते हैं, ठीक है। अब एमिक डाटा रेफर्स टू इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द पार्टिसिपेंट इन द स्टडी, ठीक है, फर्स्ट हैंड जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हो रहा है। एटिक डाटा होता वो रिसर्चर का इंटरप्रिटेशन होता, ठीक है। तो इसका है जो हमारा ऑप्शन 2 है वो सही है। 50th में ऑल यूनिट्स फॉर्म द सैंपल विच विल बी ड्रॉन, वो सैम्पलिंग फ्रेम है, सैम्पलिंग फ्रेम के अंदर से ही हम सैंपल निकालते हैं, ठीक है, तो वो हमारा सैम्पलिंग यूनिट है। इसके अंदर स्टैनफोर्ड बिनेट इंटेलिजेंस टेस्ट है, वेस्लर ने, आपको पता है वेस्लर का एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल दिया था, एना फ्रेड ने कोई स्केल नहीं दिया है, गैल्टन का मुझे अभी फिलहाल ध्यान नहीं है। तो जो मेन आंसर है स्टैनफोर्ड बिनेट का वो साइमन बिनेट टेस्ट से बनाया गया था, इसका जो वर्जन है वो लुइस टर्मन ने दिया है। Then Minnesota multiphasic personality inventory was developed by Stav Hathaway and J.R. McKinley। इसके बाद हाइडर्स पीओएक्स थ्योरी जो दो टाइप के रिलेशनशिप एलिमेंट्स के बीच में बात करती है वो सेंटिमेंट एंड यूनिट रिलेशनशिप है, इसका आंसर। इम्पेयरमेंट्स इन एबिलिटी टू इंटरप्रेट विजुअल इंफॉर्मेशन का आंसर है विजुअल एग्नोजिया। उसके बाद टेक्निक फॉर मैपिंग ब्रेन एक्टिविटी that measures the changes in magnetic field generated by न्यूरॉन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, तो इसका मैग्नेटोइंसेफेलोग्राफी है, एमआरआई नहीं है। ये दोनों साथ में अक्सर यूज होते हैं, बट इसके अंदर आप खुद देख सकते हैं इंसेफेलोग्राफी है तो न्यूरॉन इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ही असेस की जाएगी, ठीक है। अब इसके अंदर ZEIT, जेड जब हम बोलते हैं तो ग्रीक वर्ड है, उसका मतलब ही टाइम होता है, तो अगर आप इसको टुकड़ों में भी समझें तो भी स्पिरिट ऑफ टाइम आएगा, ठीक है। मैस्कुलिन प्रोटेस्ट एडलर ने दिया था, जिससे हमारा ओवर कंपनसेशन एंड अंडर कंपनसेशन का कॉन्सेप्ट आया है, तो मैस्कुलिन प्रोटेस्ट वाज गिवन बाय एल्फर एडलर। मैरी कवर जोन्स ने काउंटर कंडीशनिंग की जो बात की थी वो लिटर पीटर पे की थी, जब वो रैबिट का जो फियर था वो उनसे हटाया था। बाकी के आंसर्स मैं कल की वीडियो में बताऊंगी, तब तक रेस्ट कीजिए, आपने बहुत पढ़ाई की है, बहुत एफर्ट डाल के पेपर दिया है, जैसा भी हुआ है एवरीथिंग विल बी गुड। सो ये वाले आंसर्स आप चेक कर लीजिएगा, और बाकी मैं आपको कल की वीडियो में पूरा एक्सप्लेन करूँगी।